हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार बी के क्लासेस में। मैं ज्ञानेंद्र धारिया आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने चैनल बी के क्लासेस पर आगामी भर्ती एसएससी जीडी के लिए मैथ, रीजनिंग और जीएस की निरंतर क्लासें चल रही हैं और उसी सीरीज में हमारी ज्योग्राफी की क्लास धीरे धीरे अपने क्रम में आगे बढ़ रही है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने इसकी पिछली क्लास में अर्थक्वेक को पढ़ा था, यानी भूकंप को पढ़ा था। उसका कुछ पार्ट हमारा छूट चुका था, कुछ पार्ट क्या था हम कंप्लीट कर चुके थे और थोड़ा सा पार्ट हम उसका बीच में रह चुका था जो अगली क्लास के लिए था। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है इसमें हम पढ़ेंगे जो हमारी होती हैं तरंगे। देखी थी हमने, धरातलीय तरंगे पढ़ी थी हमने, भूगर्भिक तरंगे पढ़ी थी और इनके प्रभाव, भूगर्भिक तरंगों के प्रभाव और इनसे मतलब किस तरह से हमें जानकारी मिलती है पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, इस बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कौन सी तरंगें हमें किस तरह से प्रभावित करती हैं। तो मैं आपको बताऊं भाई, ये क्या है भाई हमारा, मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था, जब क्या पढ़ रहे थे हम, मैंने तो पढ़ाया था ये हमारी क्या होती है, पृथ्वी होती है। और जो यहाँ से भूकंप का केंद्र होता है और यहाँ वाला होता है, दो जगह से भूकंप निकलता है। एक तो जो धरती के अंदर से निकलती है भूगर्भिक तरंगे, कौन थी यहाँ से निकलने वाली तरंगे कौन सी थी, इन्हें कहा था हमने भूगर्भिक तरंगे, जो यहाँ से निकली थी। जो यहाँ से निकली थी, यहाँ से निकली कौन सी थी, उन्हें कहा था हमने धरातलीय तरंगे। अब मैंने तो बताया था कि भूगर्भिक तरंगे कौन सी होती हैं, धरातलीय तरंगे कौन सी होती हैं। आप मुझे बताएं कौन सी भूगर्भिक तरंग है और कौन सी धरातलीय तरंगे। देखिए, मैंने तो बताया था 3 तरह की तरंगे। पी तरंग कौन सी बताई थी भैया, एक तो पी तरंग बताई थी, एक एस बताई थी और एक कौन बताई थी, आर बताई थी और एक एल बताई थी। मैंने बताया तुम्हें जो कौन सी होती है हमारी प्राथमिक, ये कौन सी होती है हमारी द्वितीय, ये कौन सी है हमारी द्वितीय, ये कौन सी है हमारी। तो इन तरंगों के बारे में मैंने आपको बताया था कौन सी प्राथमिक तरंगें कहाँ से निकलती हैं। तो भैया कौन सी होने वाली है, जो हमारी होने वाली हैं ये वाले तरंगे, इन्हें कहा था हमने पी और एस तरंग, मतलब प्राथमिक तरंगे और एस तरंगे बताई थी। इनकी मैंने क्वालिटी बताई थी कि भैया पी तरंग किस माध्यम में चलेगी, एस तरंग जो होती है वो किस माध्यम में चलती है, ठोस में चलती है, द्रव में चलती है, गैस में चलती है। इनका यहाँ पर काफी अहम रोल होने वाला है। और मैंने बताया था धरातलीय तरंगे, धरातलीय तरंग बताया हमने कौन सी, आर और एल, मतलब वेव्स बताई थी। दोनों तरंगे मैंने तुम्हें बताई थी, इनकी क्वालिटी बताई थी, कौन सी तरंग किस माध्यम में चलती है, कौन सी तरंग किस माध्यम में नहीं चलती। तो काफी अच्छी तरह से डिटेल से हम पढ़ चुके थे। अब इनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखिए किस तरह से, यदि हम इनसे संबंधित जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो क्या होगा, भूकंपीय तरंग होगा, छाया क्षेत्र। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे भाई हम, भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र लिखेंगे। भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र या इंग्लिश में कहते हैं अर्थक्वेक शैडो जोन। अब कौन सी तरंग किस तरह के छाया क्षेत्र बनाए थे, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे पी तरंग छाया क्षेत्र। पी तरंग का दूसरा कौन सा आ जाएगा, एस तरंग छाया क्षेत्र। तो सबसे पहले हमें कौन सा पढ़ना है, सबसे पहले नंबर 1 वाला, मतलब इसको हम कंप्लीट करेंगे। कौन से को भैया, नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे इस बार। अब देखिए पी तरंग छाया क्षेत्र होता है, लिखेंगे यहाँ पर प्राथमिक तरंग छाया क्षेत्र।
मैं आपसे बात करने लगूँ, जो हमारी क्या थी, हमारी जो पी तरंग थी वो किन माध्यम में चल रही थी, हमारी तरंग जो पी थी वो किन माध्यम में चल रही थी, हमें पता है भैया ठोस, द्रव और गैस, तीनों माध्यम में चल रही थी। कौन सी तरंग, पी तरंग। और जो तीनों माध्यम में हमारी तरंग चल रही है, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी, तो आप मुझे बताएं क्या होगा भैया। देखिए मैं आपसे पूछने लगूं, ये क्या है, हमारा पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये पृथ्वी क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर है। और ये इसका क्या होता है भैया, इसका होता है कोर सेक्टर होता है इसका। अब कोर सेक्टर जो होता है इसके ऊपर होता है आउटर कोर, ये कौन सा होता है, मेंटल वाला भाग होता है। आप मुझे बताएं कि पृथ्वी की जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है उसमें कोर जो हमारा होता है, कोर वाला भाग किस अवस्था में होता है, तो ठोस होता है, द्रव होता है या गैस होता है। यदि आपने पिछली क्लासों को अच्छे से पढ़ा तो आपको पता होगा जो ये वाला भाग होता है हमारा मिड पॉइंट, जो कौन सा होता है भैया, पृथ्वी का मिड पॉइंट होता है, वो कौन सी अवस्था में होता है, ये ठोस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है। वहीं हमने पढ़ा जो हमारी प्राथमिक तरंगें हैं, प्राइमरी वेव्स, वो क्या करती हैं, वो यदि इस सेंटर से उत्पन्न हुई तो इस दिशा की ओर चलने शुरू होंगी, इस तरह से ऐसे मूव कर जाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से मूव करेंगी। ये कौन सी है हमारी, ये सेकेंडरी तरंग का छाया क्षेत्र है। लेकिन जो हमारी है प्राथमिक तरंगें, वो देखिए इस तरह से भी चलेंगी, इस तरह से मूव करेंगी और इस तरह से भी मूव करके इस तरह से घूम जाएंगी। क्या होगा, प्राथमिक तरंगें तीनों क्षेत्र में मूव करेंगी, ठोस, द्रव और गैस तीनों क्षेत्र में जाएंगी प्राथमिक तरंगें, लेकिन थोड़ा सा विचलित हो जाएंगे, हल्का सा, किस सेक्टर में जाने के बाद में, कोर सेक्टर में जाने के बाद में। वहीं जो द्वितीयक तरंगें हैं वो जब हमारे कहाँ जाएंगी, इंटरनल स्ट्रक्चर के कोर सेक्टर में जाएंगी, मतलब मिड पॉइंट में जाएंगी, तो द्वितीयक तरंगें क्या होती हैं, वहां से मूव कर जाती हैं लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। तो यहाँ से क्या बनता है, एक छाया क्षेत्र बनता है। क्या बनता है, यहाँ से एक छाया क्षेत्र का निर्माण होता है। देखिए यहाँ से छाया क्षेत्र का निर्माण होता है। देखिए ये वाली तरंग निकल गई है हमारी सेकेंडरी वेव्स, क्योंकि सेकेंडरी वेव्स को मैंने तुम बताया था कि जो हमारी सेकेंडरी वेव्स होती हैं, मतलब द्वितीयक तरंग होती हैं, वो ठोस में नहीं चलती, द्रव और गैस अवस्था में चल सकती हैं। वहीं पर ये वाला पॉइंट किस अवस्था में है, ये कोर सेक्टर, ये ठोस अवस्था में है कि नहीं है, ये कोर सेक्टर ठोस अवस्था में है। ये वाला किस अवस्था में है, ये द्रव अवस्था में, जिसे हमने क्या पढ़ा था, मेंटल के रूप में पढ़ा था। क्या भाग है भैया, ये मेंटल। इसी क्षेत्र से क्या निकलते हैं, ज्वालामुखी वगैरह निकलते हैं। तो क्या हुआ, ये जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं ये कोर सेक्टर में जाने के बाद में मूव कर जाती हैं, कुछ तरंग अपने दाएं साइड मूव कर जाएंगे, कुछ अपने बाएं साइड मूव कर जाएंगे। क्या हुआ, कोर सेक्टर में जाने के बाद मूव कर गई। अब यहीं पर जब ये दोनों तरंग एक साथ निकलती हैं, आपने पढ़ा था कि भाई भूकंप आने के बाद में दो तरंग कौन सी निकलती हैं, पी और एस तरंग क्या करती हैं, एक साथ निकलती हैं, पी व एस तरंग। अब देखिए जब पी और एस तरंग दोनों एक साथ निकलेंगी तो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, ये वाला बनेगा। ये वाली वेव्स किस साइड मूव कर गई, इस तरह से मूव कर गई। क्यों, क्योंकि ये कौन सी थी, सेकेंडरी वेव्स थी। और यहीं पर ये वाली वेव्स जो होती है आपको नजर आ रही है, ये वाली, ये तीनों क्षेत्र में मूव कर रही है। ये वाली, ये कौन सी वेव्स हैं, ये सेकेंडरी वेव्स हैं। कौन सी, नीले कलर में दिख रही है वो सेकेंडरी वेव्स हैं, और जो ग्रीन कलर में दिख रही है वो प्राथमिक वेव्स हैं। अब देखिए ये ब्लू कलर की तरफ मूव क्यों कर गई, क्योंकि ये केवल द्रव वाले क्षेत्र में चलती हैं, और जो हमारी ग्रीन वाली है मतलब प्राथमिक तरंगे हैं वो तीनों माध्यम में चल सकती हैं। इसी तरह से क्या हुआ, ये पृथ्वी के कोर सेक्टर को भेद कर निकल जाती हैं। अब यहीं से देखिए हम इनकी डेफिनेशन लिखेंगे। मैंने तुम्हें बताया था भाई, आप इस चीज का बना लीजिएगा, स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। ये क्या है, हमारी पृथ्वी है। आप इसे क्या मान सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ठोस सेक्टर, यानी कोर सेक्टर आप इसे लिख सकते हैं। ठोस अवस्था के रूप में लिख सकते हैं। ये वाला भाग कौन सा है,
ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, भूप्रॉपर्टी, ये चीजें हमने तुम्हें काफी अच्छी तरह से डिटेल से बताई थी, उनकी क्वालिटी बताई थी कि किस परिस्थिति में क्या प्रभाव इनका पड़ता है। अब देखिए ये कौन सी होती है, प्राथमिक तरंगें होती हैं। जब भी मूव करना शुरू करेंगे इस तरह से भाई, तो ठोस वाले सेक्टर की तरफ जो होते हैं प्राइमरी वेव्स इस तरह से मूव करती हैं। तो क्या बनाती है, यहाँ पे एक छाया क्षेत्र का निर्माण करते हैं। किस चीज का, यहाँ पर ये छाया क्षेत्र का निर्माण करती है। आप इसे अपने नोट पॉइंट में लिख लीजिए। अब हम पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल से, तो जो हमने अब तक कंप्लीट चीजें करी हैं। लिखेंगे यहाँ पर भैया पॉइंट डाल करके, पहला पॉइंट लिखेंगे प्राथमिक तरंगों का छाया क्षेत्र। बस इसके बारे में 2-4 नोट पॉइंट लिख लेंगे। तो पहला नोट पॉइंट क्या है वही यहाँ पर लिखेंगे, प्राथमिक तरंगे तीनों अवस्था में चल सकती हैं। तीनों अवस्था में चल सकती हैं। प्राथमिक तरंग कहाँ चलती हैं, तीनों अवस्था में चल सकती हैं। लिखेंगे यह तरंगे, यह तरंग पृथ्वी के केंद्र पर पहुंचकर अपरिवर्तित रहती हैं। लेकिन इनका छाया क्षेत्र एक सौ 3 से 150 तक होता है। 103 से 142। अब देखिए क्या होता है, प्राथमिक तरंगें तीनों अवस्था में चल सकती हैं। ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में चल रही है। बताया मैंने तुम्हें पृथ्वी का केंद्र कैसा है, ठोस है। केंद्र कैसा है, ये वाला केंद्र ठोस है। ये वाला कैसा है हमारा, द्रव की अवस्था में। मेंटल वाला भाग द्रव अवस्था में है। किस अवस्था में, मेंटल वाला भाग ये द्रव की अवस्था में। अब देखिए जो सेकेंडरी तरंगें वो तो मूव कर गई किस साइड से, वो मूव कर गई यहाँ से ठोस वाले भाग से। और जो हमारी कौन सी हैं, सेकेंडरी वेव्स, सॉरी प्राइमरी वेव्स हैं, वो देखिए इस ठोस वाले भाग को भी, कि कौन से वाले भैया, इस ठोस वाले भाग को भी क्या कर गई, छेद करके मूव कर गई। तो क्या हुआ, सेकेंडरी वेव्स तो इस तरह से मूव कर गई और प्राइमरी वेव्स इस तरह से यहाँ तक मूव कर गई। तो आप मुझे बताएं यहाँ से यहाँ तक ये वाला क्षेत्र जो आपको छाया क्षेत्र के रूप में दिख रहा है, क्या यहाँ पर आपको क्या तरंगें जो आती हुई दिख रही हैं? आप कहोगे भैया नहीं दिख रही। क्या हुआ, ये वाली तरंग यहाँ पर आपको आती हुई दिख रही है? नहीं। तो क्या हुआ, प्राथमिक तरंगों का छाया क्षेत्र 103 से 150 डिग्री तक पाया गया कि नहीं पाया गया? प्राथमिक तरंगों का छाया क्षेत्र 103 से 150 डिग्री तक पाया गया। लेकिन इस चित्र में कितना दिखाया गया, 103 से 150। यदि हम एनसीईआरटी की बात करें, एनसीईआरटी के कोर डाटा की बात करें, तो वहां पर कितना है, वहां पर 103 से 142 डिग्री है। आप उस चित्र का ना लिखें, अब क्या लिखना है, 103 से 142 डिग्री तक लिखना है, क्योंकि एनसीईआरटी में यही डाटा दिया हुआ है। अब बात करते हैं सेकेंडरी तरंगों की।
किन तरंगों की बात करने वाले हैं हम? सेकेंडरी वेव्स। लिख सकते हैं द्वितीयक तरंग। लिखेंगे नोट पॉइंट डाल करके, यह तरंगे गैस अवस्था में चल सकती हैं। देखेंगे यह तरंगे पृथ्वी के केंद्र पर पहुंचकर परिवर्तित हो जाती हैं। पृथ्वी के केंद्र पर पहुंचकर क्या हुई? तरंगे परिवर्तित हो गई। अब जब यहाँ पर आकर के होती है परिवर्तित हो जाती हैं, इस कारण लिखेंगे इसी कारण इनका छाया क्षेत्र का निर्माण होता है। अब देखिए हुआ क्या, जो हमारी सेकेंडरी वेव्स थी, जिस तरह से हमने कौन सी पढ़ी? प्राथमिक तरंगें पढ़ी, उसी तरह से कौन सी है? सेकेंडरी वेव्स हैं। ये क्या है? देखिए हमारा पृथ्वी वाला भाग है। ये क्या है? हमारी पृथ्वी है। ये हमारा क्या है? कोर सेक्टर है। ये क्या है? हमारा कोर, यानी ठोस अवस्था में। सेकेंडरी, यहाँ से तरंगे चलनी हुई, कोर वाले भाग पर आई, इस तरह से मूव कर गई, कोर वाले भाग पर आई, इस तरह से मूव कर गई, इस तरह से मूव कर गई कि नहीं कर गई। अब देखिए जो सेकेंड वेव्स है वो इस तरह से मूव किए जा रही हैं, तो ये वाला क्षेत्र क्या हुआ? तरंगे निकली जा रही हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ भाई? छाया क्षेत्र का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? इस वाले भाग में क्या हुआ? यहाँ पर छाया क्षेत्र का निर्माण हुआ। यहाँ पर क्या हुआ? छाया क्षेत्र। अब देखिए जो हमारा चित्र दिखाया गया है ये वाला, इसमें कितना क्षेत्र दिखाया गया सेकेंडरी वेव्स का? यदि हम बात करें यहाँ पर सेकेंडरी वेव्स की, तो यहाँ पर इनका कितना दिखाया गया है भैया? 103 से लेकर 103 तक क्या पाया गया इनका? छाया क्षेत्र। क्या पाया गया इनका? छाया क्षेत्र पाया गया है। तो ये क्या थी? हमारी सेकेंडरी वेव्स के बारे में बातें थी। अब आप एक अपने उस पॉइंट में लिखिए, इससे अगला क्या है? इससे अगला टॉपिक में क्या है हमारा? भूकंप का मापन। क्या है हमारा? भूकंप का मापन। लिखेंगे अगला टॉपिक भूकंप का मापन। लिखना है भूकंप का मापन। अब देखिए भूकंप का जो मापन होता है वो 3 स्टेज से होता है। यदि हम बात करें दुनिया में, यदि हम बात करें भूकंप को दुनिया में किस आधार पर मापा जाता है, तो लिखेंगे भाई मापा जाएगा। पहला मापने का यंत्र कौन सा होगा? यहाँ पर होगा पहला मर्केरी स्केल।
तो क्या होता है कि हम भारत की बात करें, किसकी बात करें जी, हम भारत की बात करें तो यहाँ पर हमारा आता है MKS, मर्केली आता है यहाँ पर, और दूसरा आता है, देखिए पहला कौन सा आता है, रिएक्टर स्केल, दूसरा कौन सा आता है यहाँ पर, मर्केली। तो दुनिया में कितने ज्यादा मापा जाता है, पहला मापने का पैमाना कौन सा है, पहला पैमाना कौन सा है, रिएक्टर स्केल, दूसरा कौन सा मापा जाता है, मर्केली स्केल। भारत की बात करते हैं MKS आता है। यहाँ से एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कि किस पैमाने से भूकंप का मापन होता है, किस पैमाने से क्या होता है, भूकंप का मापन होता है। स्पेशल भारत की देखकर बात करें तो ये वाली हो जाएगी, कौन हो जाएगी, MKS। अब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे क्या होता है रिएक्टर स्केल। यदि हम बात करें भाई किस चीज की, रिएक्टर स्केल की, किसकी बात करेंगे हम, रिएक्टर स्केल, रिएक्टर लिखेंगे, यह है पैमाना भूकंप का मापन यंत्र है। भूकंप का क्या है, मापन पैमाना यंत्र है। अब देखिए इसमें आपको कितने दिख रहे होंगे, इसमें आपको 9 दिख रहे होंगे पॉइंट नापने के, क्या है 9। इसमें देखिए कितना, ये क्या है, रिएक्टर स्केल का एक चित्र बना हुआ है, इसमें कितने पैमाने हैं, 9 इकाइयां होती हैं। इसमें भूकंप की नापने की 9 इकाइयां होती हैं, इसमें भूकंप मापन की 9 इकाई होती है। कितनी होती हैं, 9 इकाई होती हैं। कितने से लेकर, 1 से लेकर 9 तक 9 इकाई हुई। अब देखिए 9 इकाई यहाँ पर हुई, इकाई होती है, देखेंगे प्रत्येक इकाई बढ़ने पर, यानी एक इकाई बढ़ने पर 10 गुना तीव्रता बढ़ जाती है। अब देखिए यदि हम बात करें रिएक्टर स्केल की, इसमें कितने इकाई होती है, 9 इकाई होती है। भूकंप को मापने का एक पैमाना होता है, एक इकाई बढ़ने पर कितने गुना नुकसान होगा, 10 गुना का नुकसान होता है। ये देखिए हम यहाँ पर बात करें कि आप कहोगे भैया यहाँ पर एक तीव्रता का भूकंप आया, एक तीव्रता का भूकंप आया, तो एक तीव्रता का भूकंप आया तो चलो अच्छी बात है भाई। यदि पिछली पहली बार में कितना आया, फर्स्ट टाइम एक तीव्रता का भूकंप आया, दूसरी बार में कितना आया यहाँ पर, तो एक तीव्रता का था, हम ABC के रूप में लिखे हैं। यदि दूसरी बार कितनी तीव्रता का आया, 2 तीव्रता का आया, तो मतलब एक से इधर जाने पर कितने गुना ताकतवर भूकंप था ये। यदि एक बार तो एक तीव्रता का आ रहा है, दूसरी बार कितने तीव्रता का आ रहा, 2 तीव्रता का आ रहा, तो मतलब ऐसा नहीं केवल यहाँ पर एक ही पॉइंट बढ़ा, ऐसा नहीं है केवल यहाँ पर कितना बढ़ा, एक ही पॉइंट बढ़ा है। यहाँ पर एक पॉइंट बढ़ने पर भूकंप की तीव्रता 10 गुना बढ़ जाती है। लिखेंगे यहाँ पर पॉइंट में, एक इकाई बढ़ने पर, एक इकाई बढ़ने पर तीव्रता 10 गुना बढ़ जाती है। एक इकाई बढ़ने पर कितनी तीव्रता बढ़ जाती है, 10 गुना तीव्रता बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे इससे अगले पैमाने की। इससे अगला पैमाना कौन सा होता है हमारा, इससे अगला पैमाना होता है हमारा, ये तो हमने रिक्टर स्केल पढ़ा, अब होता है मर्केली स्केल। अब इसमें तो क्या होता है, तीव्रता के आधार पर भूकंप मापा जाता है, यंत्र के आधार पर कि कितनी तीव्रता का भूकंप आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तीव्रता के आधार पर, तीव्रता के आधार पर कौन सा मापा जाता है, रिक्टर स्केल पर। अब हम यदि बात करें यहाँ पर नंबर 2 का पैमाना कौन सा पढ़ा था हमने पढ़ा था भाई हमारा यहाँ पर पढ़ा था भाई, देखिए ये रिक्टर स्केल के पॉइंट है,
ये क्या है हमारे मर्केली स्केल। दूसरा पॉइंट कौन सा जाएगा हमारा, मर्केली। और देखिए मर्केली स्केल का जो आधार होता है नापने का, ऐसा नहीं कि कितनी तीव्रता का भूकंप आया, मर्केली स्केल से इसका कोई संबंध नहीं है। जो मर्केली स्केल होता है, जैसे इसके नाम में छपा हुआ क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मर मतलब कुछ दुर्घटना या फिर कुछ नुकसान का होना। तो जो मर्केली स्केल होता है, ये पैमाना इससे मापा तो भूकंप भी जाता है, लेकिन इसके मापने का आधार क्या होता है कि कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ। क्या आधार होता है नापने का इसका, कितना नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ है, कितनी जान माल की हानि हुई। तो इसका पैमाना क्या है, जो हमारा कौन सा मर्केली स्केल है, इसके नापने का आधार क्या है, तीव्रता। इससे इतना संबंध नहीं है, इसका संबंध किससे है कि कितना नुकसान हुआ, कितने आदमियों की मृत्यु हुई, कितनी इमारतें गिरी। तो इसका संबंध इस चीज से होता है, मर्केली स्केल का। लिखेंगे यह भूकंप मापने का पैमाना है। इसका आधार जान माल की हानि, जान माल की हानि व इमारतों के नुकसान से होता है। जैसा कि तुम्हें यहाँ पर दिख रहा होगा कितने मकान वगैरह गिरे हैं, और यदि क्या हुआ, यहाँ पर आपको दिखा होगा, यहाँ पर सब चीजें सुरक्षित हैं, मतलब एक टेबल के ऊपर क्या रखा हुआ, गमला रखा हुआ, वो भी नहीं गिरा। तो मतलब कितने पॉइंट का, 3 पॉइंट का भूकंप है। अब देखिए ये गमला तो रखा हुआ है, और इसके मध्य में तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हें डिटेल से ही समझाऊंगा। आप इसी चीज को लिख लीजिए कि इसका आधार क्या होता है, जान माल की हानि से होता है। आप देखिए कैसे, ये किस चीज का भूकंप है, किस चीज का मैप है, ये होता है हमारा मर्केली स्केल का। क्या है भैया, ये मर्केली स्केल। और जो मर्केली स्केल आप देखिए क्या है, यहाँ पर एक टेबल लगी हुई है, उस टेबल के अंदर किताब रखी हुई है, और उस किताब के ऊपर क्या रखा हुआ है, यहाँ पर उस किताब के ऊपर ही क्या रखा हुआ है भाई, यहाँ पर एक गमला रखा हुआ है। ये क्या हुआ, भूकंप आया, 2 तीव्रता का भूकंप था। देखिए पहले 1 तीव्रता का भूकंप यहाँ पर दिख रहा होगा, महसूस ही नहीं हुआ। जब 2 तीव्रता का भूकंप आया तो गमले का फुल थोड़ा हल्का तिरछा हुआ, लेकिन किताबों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। 1 पॉइंट बढ़ा, किताबें तो हल्की सी तिरछी हुई, टेबल के अंदर रखी हुई हल्की सी, बहुत नॉर्मल। गमला क्या हुआ, एक बार हल्का सा हिला, बंद हो गया। कौन सा हुआ, दूसरे वाला। अब जैसे जैसे हम इसे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो आपने देखो भाई यदि कितना 6 तीव्रता का, 6 से 7 तीव्रता के बीच का जो भूकंप है वाला, यहाँ पर क्या हुआ, मकान को हानि होनी शुरू हो गई। यहाँ पर भी थोड़ी हानि थी, यहाँ हानि होनी शुरू हो गई। अब देखिए जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो क्या हुआ, नुकसान होता जा रहा है, क्या हो रहा है, जान माल की हानि होती जा रही है। अब ऑफिशियल की बात है, यदि मकान गिरेगा तो मकान के अंदर क्या होंगे, मनुष्य रहते हैं, जानवर वगैरह रहते हैं, तो क्या होती है, उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। तो ये पैमाना किस चीज को मापने का है, ये पैमाना मर्केली स्केल के द्वारा भूकंप को नापने का है। क्या है ये पैमाना, मर्केली स्केल के द्वारा भूकंप को मापने का है। अब इससे अगला पॉइंट हमारा क्या होगा, देखिए भूकंप के कारण। क्या पढ़ेंगे हम, भूकंप के कारण को हल्का हल्का देख लेते हैं एक बार, क्या कारण होते हैं। लिखेंगे भूकंप के, भूकंप के कारण, भूकंप आने के क्या कारण होते हैं। देखिए मैंने तो पहले बताया था, पहले होते हैं प्राकृतिक कारण, दूसरे कौन सा जाएंगे, दूसरा जाएंगे मानव जनित, मानव जनित। मानव जनित में से कौन से पढ़ेंगे हम, यहाँ पढ़ेंगे प्लेटों का खिसकना। दूसरा यहाँ पर पहला आ जाएगा प्लेटों का खिसकना, दूसरा आ जाएगा प्लेटों का टकराना, तीसरा आ जाएगा ज्वालामुखी, चौथा आ जाएगा ETC।
मतलब ये सब कारण क्या होते हैं, ये ऑफिशियल की बात है, प्राकृतिक रूप से आने वाले भूकंप होते हैं। कौन से होते हैं? प्राकृतिक कारण होते हैं। प्राकृतिक कारण हो जाएंगे, ये आ जाएंगे मानव जनित। आप मुझे बताएं मानव जनित कारण कौन से होते हैं? आपने देखा होगा जैसे हमारे बराबर में एक छोटा है जैसे पाकिस्तान, वो क्या करता है कि हमारे पास में परमाणु बम है, हमारे पास में ये वाला बम है, वो भारत को डराने के लिए कई बार क्या करता है, इन बमों की धमकी देता रहता है। तो इसी तरह से कैसे होते हैं, लिखेंगे खतरनाक हथियारों का परीक्षण। खतरनाक हथियारों का परीक्षण, हाइड्रोजन बम का परीक्षण, हाइड्रोजन बम परीक्षण। तीसरा कौन सा जाएगा यहीं पर? तीसरा आ जाएगा परमाणु बम का परीक्षण। हालांकि ये सब चीजें पहले वाले पॉइंट में याद रही। इससे चौथा कारण होता है भूकंप का, वो क्या होता है? वो आपने देखा होगा जो हमारे कौन सा प्रायद्वीप भारत है, मतलब तीन तरफ से घिरा हुआ भूमि का भाग क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। वहां से नदियां निकलती हैं, रिफ्ट जैसे कहते हैं, वैली जो घाटी होती हैं, वो घाटी क्या होती हैं, पानी के द्वारा कटान शुरू हो जाता है। जब कटान शुरू हो जाता है तो कटान शुरू होने के बाद में क्या होती हैं, प्लेटें दूर हटना शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। जब प्लेटें दूर हटेंगी तो क्या होगा, सतह पर भूकंप का निर्माण होगा, मतलब सतह के ऊपर रखी हुई चीजें क्या होंगी, हिलनी शुरू हो जाएगी। तो एक कारण ये भी होता है, और भी कई तरह के कारण है, यहीं पर लिखेंगे। चौथा कारण होगा वो क्या होगा, मानव जनित खनिज पदार्थों की खानों की छत का गिरना, खानों की छत का गिरना। आप देखें, तुमने देखा होगा जैसे क्या है, मध्य प्रदेश में कई तरह की खान है, जैसे हीरे की खान है, सोने की खान है। हमारा क्या है, कर्नाटक में कई तरह के क्या पाए जाते हैं, पदार्थ पाए जाते हैं। वहां पर भी क्या होता है, जो खान होती है बड़ी बड़ी, और वो धीरे 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 धरती के अंदर से उनका खदान में मटेरियल निकालना शुरू होता है। अब जब खान बड़ी हो जाती है तो फिर छत क्या होती है, छत अचानक से नीचे गिर जाती है। देखिए इस तरह से छत क्या होती है, इनकी नीचे गिर जाती है। तो एक कारण ये हो जाएगा। तो इस तरह के यदि कारणों की बात करें तो इनमें से ऑप्शन में कोई ऐसा एक कारण आएगा, उसे आपको टिक कर देना है। ये क्या है हमारे प्राकृतिक कारण, ये क्या है हमारे मानव जनित कारण। अब हम बात करने वाले हैं इनके ऊपर एक एक करके डिटेल से। देखिए यदि हम बात करें प्लेटों का खिसकना, यदि यहीं पर हम बात करें कौन से कारण की, प्लेटों का खिसकना। अब देखिए दो तरह की प्लेट होती हैं, क्या होती हैं, होती तो कई तरह की। जैसे हम बात करें अपने भारत की, किस क्षेत्र की बात करें हम अपने, यदि हम भारत वाले भाग की ही बात करें, देखिए क्या है हमारा भारत, देखिए ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, भारत है। अब तुम देखो ये वाला जो कौन सा, ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंडियन प्लेट किससे टकराती है, इंडियन प्लेट किससे टकराती है, यूरेशिया प्लेट से टकराती है। कौन सी प्लेट है, इंडियन प्लेट। ये कौन सी है, यूरेशिया। अब देखिए ये क्या हो रही है, एक दूसरे की तरफ अभी भी मूव कर रही है। ये प्लेट, इंडियन प्लेट किसकी तरफ मूव कर रही है, यूरेशिया वाले भाग की तरफ। मतलब हिमालय पर्वत वाला जो भाग है, प्लेट है, उस प्लेट की तरफ मूव कर रही है। और धीरे 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 देखिए इस तरह से क्या होती है, एक प्लेट तो हमारी ये वाली है, एक प्लेट तो ये वाली है, और कौन सी प्लेट है, एक प्लेट है बी, ये। अब देखिए जब ये धीरे 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 इस तरफ मूव करेगी, ये प्लेट इस तरफ मूव करेगी, तो क्या होगा, ये प्लेट टकरानी शुरू हो जाएगी। टकराएगी तो कहीं चढ़ जाएगी, ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी इस तरह से। तो इसी तरह से क्या हुआ था, यहाँ पर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। प्लेट ऐसे आई, ऐसे टकराई, टकरा करके ऊपर चढ़ गई।
तो क्या हुआ, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। और देखिए जब प्लेटें बड़े पैमाने पर टकराएंगी तो क्या होगा, भूकंप का निर्माण होगा कि नहीं होगा। जब प्लेटें टकराएंगी जाहिर सी बात है जो हमारी भूपल्टी वाला भाग है वहां पर जाहिर चीजें महसूस होंगी और वो क्या कहलाएगा, भूकंप कहलाएगा। तो पहली चीजें तो क्या थी, ये थी। अब हम बात करें अगले वाले, ज्वालामुखी। अगला पॉइंट कौन था हमारा भाई, ज्वालामुखी। तो आप कहोगे भैया ज्वालामुखी को तुम अलग से नहीं पढ़ाओगे, ज्वालामुखी को हम अलग से पढ़ाएंगे, अलग से। ज्वालामुखी क्या करेंगे हम एक अगले चैप्टर में, इसका बिल्कुल स्पेसिफिक एक अलग चैप्टर है ज्वालामुखी का। तो क्या करेंगे, ज्वालामुखी को हम थोड़ा भूकंप के साथ रिलेट करने वाले हैं। अब देखिए एक प्लेट का ऐसी है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट भाई ये वाली है, एक प्लेट तो ये वाली है और एक प्लेट ये वाली है। प्लेट कौन सी है ये, ये कौन सी है प्लेट, बी। ये इस तरह से थी यहाँ, ये प्लेट कैसे थी, इस तरह से थी, जॉइंट थी देखिए एक जगह। अब ये प्लेट दोनों एक जगह थी पहले की, पहले कैसे थी ये प्लेट, ऐसे थी। अब हुआ क्या, कुछ टाइम बाद ये ऐसे मूव कर रही थी, कैसे, ऐसे मूव करती क्या हुआ, तुम कहोगे भैया तो फिर टकराएंगे फिर ऊपर उठ जाएंगे। मैंने कहा प्लेटें एक तरह से नहीं टकराती, प्लेटें एक तरह से नहीं टकराती, प्लेट टकराने के कई रीजन होते हैं और कई तरह से प्लेटें टकराती हैं। देखिए पहले चीज ये हुई, अब लिखेंगे यहाँ पर बाद में क्या होगा, बाद में। यदि मैं यहीं पर आपसे कुछ बात करने लगूं, क्या है हमारा, भाई इन प्लेटों के नीचे क्या भरा हुआ होता है, इन प्लेटों के नीचे इस तरह से लावा भरा हुआ होता है, नहीं होता। इन प्लेटों के नीचे इस तरह से क्या भरा हुआ होता है, लावा भरा हुआ होता है। धरती के नीचे क्या भरा हुआ होता है, लावा, जिसे हमने क्या पढ़ा था, मैग्मा के रूप में पढ़ा था। अब ये प्लेटें इस तरह से मूव कर रही हैं एक दूसरे की ओर। अब हुआ क्या, एक प्लेट टूट करके दूसरी के नीचे चली गई। देखिए किस तरह से, इस तरह से प्लेटें टकराई एक दूसरे से। ये हमारी पहली वाली ही प्लेट थी, क्या थी हमारी, पहली वाली प्लेट थी। और ये कौन सी थी हमारी, बाद वाली, बी प्लेट। अब हुआ क्या, ये वाली प्लेट इस तरह से टूटी और इसके नीचे टूटी, इस तरह से टूटी और इसके जब नीचे चली गई तो ये वाला भाग क्या था यहाँ हमारा, ये वाला भाग क्या था हमारा, लावा था, लावा का था नहीं था। अब तक ये वाला भाग क्या था हमारा, लावा का भाग था। ये वाला भाग हमारा लावा या मैग्मा का था। तो ये जो टूटी हुई प्लेट थी भाई, कौन सी वाली, ये वाली टूट के प्लेट इस प्लेट के नीचे बनी हुई थी। तो आप मुझे बताएं ये प्लेट किस रूप में बदल जाएगी, यहां से लावा में बदल गई। अब देखिए ये वाली जो प्लेट का टूटा हुआ भाग था, जो प्लेट बी के नीचे पड़ा था, ये प्लेट ए थी। अब जो इसका टूटा हुआ भाग था प्लेट ए का, प्लेट ए का टूटा हुआ भाग कौन सी प्लेट के नीचे गया, प्लेट बी के नीचे गया और लावा से जाकर टकरा गया। और ये लावा इतना गर्म होता है जब इसमें कुछ भी डाल देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो एक धधकती हुई आग के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्लेट का जो मटेरियल था ये यहाँ पर आकर गया और यहाँ पर क्या बन गया, इसका लावा बन गया। इस प्लेट के टूटे हुए भाग का क्या बना, लावा बना। अब वहां पर तो स्थान सीमित ही था, क्या था, स्थान सीमित ही था। तो ये जो यहाँ पर लावा बना ये इस तरह से मूव करने शुरू कर देगा, इस तरह से ऊपर की तरफ मूव करनी शुरू कर देगा, जिस तरह से क्या होगा, ज्वालामुखी का निर्माण होगा। क्या होगा, ज्वालामुखी का निर्माण होगा। तो इस तरह से क्या बनते हैं, हमारे ज्वालामुखी बनते हैं। अब देखिए जब प्लेट टूटेगी, एक प्लेट के नीचे जाकर दूसरी प्लेट से टकराएगी तो क्या होगा, ज्वालामुखी निर्माण होगा। जब ज्वालामुखी फटते हैं तो क्या होते हैं, भूकंप आते हैं। तो दूसरा रीजन क्या हुआ हमारा, ज्वालामुखी हुआ। अब आएगा हमारा
देखिए वो चीज़ जो मैंने तुम्हें बताई थी ना, आप देख लीजिएगा कि एक प्लेट टूट के दूसरे के नीचे बढ़ रही है। एक बार तो प्लेट ए नीचे एक चली गई दूसरी वाली प्लेट के नीचे, फिर प्लेट ए चली गई बी के नीचे, इस तरह से मूव करते हैं प्लेट एक दूसरी तरफ से। मैंने तुम्हें अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताया। अब जो हमारा हिस्सा अगले होने वाला है, अब देखिए क्या होता है हमारा, यहीं पर मैं तुम्हें बताऊं, यहीं पर लिखा हुआ है समभूकंपीय लाइन। क्या लिखा हुआ है? समभूकंपीय लाइन लिखा हुआ है यहीं पर। समभूकंपीय लाइन यानी आइसोस्माइल लाइन। ये क्या होती है? वह काल्पनिक रेखा जो समान तीव्रता वाले भूकंप क्षेत्र को जोड़ती है, समभूकंपीय लाइन कहते हैं। अब देखिए वह भूकंपीय लाइन जो समान तीव्रता वाले भूकंप को जोड़ रही है, तीव्रता किस क्षेत्र से मापी गई थी? यहाँ पर रिक्टर स्केल। कौन सा? रिक्टर स्केल। मतलब रिएक्टर स्केल पैमाने पर आने वाले समान स्थानों को जो रेखा जोड़ती है क्या कहते हैं? समभूकंपीय रेखा कहते हैं। इसी में लिख लेंगे, यहीं पर अलग से पॉइंट बनाने की जरूरत है नहीं, लिखेंगे इसी में। वह रेखा जो समान तीव्रता वाले छोड़े, इसमें लिखा ही हुआ है, वह काल्पनिक रेखा जो समान तीव्रता वाले भूकंप को स्थानों को दर्शाती है, हमें कहते हैं समभूकंपीय रेखा कहते हैं। दूसरी हो जाएगी होमोसेसिमल रेखा। वह काल्पनिक रेखा जो स्थानों को जोड़ते हैं, समान समय पर भूकंप आते हैं। अब देखिए समान समय पर भूकंप की हम बात करें तो यहीं पर कौन सा हमारा भाई, तो हम बात करेंगे ये क्या दिख रहा होगा तुम्हें? ये दिख रहा होगा भैया आपको कौन सा महाद्वीप, सॉरी हमारा क्या है, संसार का नक्शा है यानी वर्ल्ड का मैप है। अब आपको ये वाला क्षेत्र दिख रहा होगा कौन सा? पैसिफिक ओशन। ये पैसिफिक ओशन, ये वाला क्षेत्र क्या है आपका? पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन है ये वाला भी। अब यहाँ पर क्या आते हैं? भूकंप आते हैं समान समय पर। मतलब यदि एक भूकंप कहाँ पर आया, यहाँ पर आया, तो उसी समय भूकंप को यहाँ पर आया, यहाँ पर आ जाएगा। तो इन दोनों भूकंप जो एक समय पर आ रहे हैं, उन एक समय पर आने वाले भूकंप को हम क्या कहते हैं? समभूकंपीय रेखा कहते हैं। तो इसमें इतना बताने वाली चीजें थी नहीं। यही चीजें थी इसमें। देखिए जहां समान समय पर भूकंप आते हैं, स्थानों को जोड़ते हुए होमोसेसिमल लाइन कहते हैं। इससे लगा जाता है भूकंप का वितरण। भूकंप का वितरण, भूकंप को हम कई हिसाब में बांट सकते हैं। देखिए जैसे क्या होता है भाई हमारा, ये क्या बता हुआ है? भूकंप का वितरण। मैं इन चीजों को लिखता है इससे अच्छा मैंने कि इनको पहले ही टाइप कर लिया, क्योंकि लिखने में काफी टाइम लगता है। भूकंप का वितरण किन पेटियों में था? देखिए भूकंप का वितरण प्लेट विवर्तनी के आधार पर दर्शाया जाता है। भूकंप की निम्नलिखित पेटियां, सीधा सीधा एग्जाम क्वेश्चन आएगा किस आधार पर दर्शाया जाता है? प्लेट विवर्तनी की, प्लेटों के टकराने के, दूर हटने के, रगड़ के जिस प्लेटें चलती हैं उनके आधार पर भूकंप को क्या बनाया जाता है? दर्शाया जाता है। परिप्रसांतर महासागरीय पेटी, पेटी ए आ जाएगा, ए बी सी और अन्य क्षेत्र अलग। अब क्या होता है हमारा, हम इन क्षेत्रों को पढ़ेंगे। परिप्रसांतर महासागरीय पेटी कौन सी है, मध्य महाद्वीप पेटी कौन सी है, इन क्षेत्रों को क्या पढ़ेंगे डिटेल से देखेंगे। देखिए क्या होती है हमारी, यह भूकंप की प्रमुख पेटी है तथा यहाँ विश्व के 66% भूकंप आते हैं। क्या आते हैं? पैसिफिक ओशियन वाली पेटी में, पैसिफिक ओशन वाली पेटी में भूकंप के 66% भूकंप आते हैं। यह पेटी अभी सारी प्लेट किनारों पर स्थित है। परमाणु यहाँ पर उच्च प्रमाण के भूकंप आते रहते हैं। अब देखिए ज्वालामुखी भूकंप आते हैं यहाँ पर, अधिकांश क्या आते हैं? ज्वालामुखी भी आते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा एक फिर वो वाला क्षेत्र। अब बात हो रही है यहाँ पर इस वाले क्षेत्र की। किस वाले की भैया? इस वाले क्षेत्र में यहाँ पर बात हो रही है।
इस वाले क्षेत्र की, पैसिफिक ओशन वाले क्षेत्र की। वह पेटी यहाँ पर इन दोनों क्षेत्रों में, ये क्या है, हर पृथ्वी होती है ना, गोल होती है पृथ्वी हमारी, यहाँ पर है नहीं, मैं तो दिखाता हूँ तुम्हें, गोल पृथ्वी होती है। अब जो हमारा पैसिफिक ओशन वाला भाग है क्या है, देखिए मैं आपको दिखाऊँ। पैसिफिक ओशन मतलब ये वाला जो भाग होता है हमारा, कौन सा, ये वाला, ये वाला जो भाग होता है, ये सब एक ही है। मैप पे अलग अलग नजर आ रहे हैं क्योंकि मैप में तो गोल है नहीं। तो इस क्षेत्र में आने वाले जो भूकंप होते हैं, यहाँ पर दुनिया के 66% भूकंप आते हैं इस वाले क्षेत्र में, पैसिफिक ओशन वाले में। पैसिफिक ओशन वाले में कितना आते हैं, दुनिया के 66% भूकंप आते हैं। कितना आते हैं यहाँ पर, 66% भूकंप आते हैं। और भूकंप भी वैसे नहीं होते, भूकंप भी कैसे होते हैं, ज्वालामुखी प्रकार के भूकंप होते हैं, ज्वालामुखी प्रकार के भूकंप यहाँ पर आते हैं। ज्वालामुखी प्रकार क्या है, यहाँ पर भूकंप आते हैं। देखिए कौन सा हमारा क्षेत्र हमारा, यहाँ पर जापान है, इंडोनेशिया है, क्या है, इंडोनेशिया, जापान, इंडोनेशिया, क्योंकि एशिया वाली प्लेट किससे टकरा रही है, यहाँ पर पैसिफिक ओशन प्लेट से टकराते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पर इंडोनेशिया वगैरह भूकंप आते हैं, जापान में आते हैं, कोरिया में आते हैं, और सिंगापुर, मलेशिया, इन देशों में भूकंप आते हैं। तो दुनिया के 60% भूकंप आते हैं। और भूकंप भी कैसे, ज्वालामुखी प्रकार के भूकंप। तो कौन सा पॉइंट था हमारा, इस पेटी में अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, जापान तथा फिलीपींस के भूकंप सम्मिलित हैं। ये चीजें मैंने तुम्हें मैप पर दिखाई। अब इससे अगला कौन सा है, मध्य महाद्वीपीय पेटी। अब देखिए मध्य महाद्वीपीय पेटी, इस पेटी में लगभग दुनिया के 21% भूकंप आते हैं। कितने आते हैं, 66%। तो कौन सी में आ गए, पैसिफिक ओशन वाले में आ गए, और 21% इसमें आ गए। इंडोनेशिया, म्यांमार, भारत, पाकिस्तान, अरब प्रायद्वीप, ये वाले पेटी आ जाएगी। इंडोनेशिया, म्यांमार, अरब प्रायद्वीप, मतलब कौन से क्षेत्र वाले भाग भूकंप आ जाएंगे यहाँ पर, मैं आपको फिर मैप पर दिखाऊँ। मैं आपको दिखाऊं, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र पर दुनिया कितने परसेंट भूकंप आते हैं, 21% भूकंप इस क्षेत्र में आते हैं। तो इसमें कुछ विचार की बात है नहीं। देखिए आपको कहाँ नजर आ रहा है, यहीं पर पाकिस्तान नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है तुम्हें, यहीं पर तुम्हें पाकिस्तान में नजर आ रहा है, यहीं पर भारत नजर आ रहा है, यहीं पर इंडोनेशिया, यहीं पर सऊदी अरब। तो क्या है, मध्य पैसिफिक वाली भूकंप होती है, मध्य है अभिजन प्लेट वाली पेटी, वहां पर कौन से आते हैं, ये वाले भूकंप आते हैं। तो ये चीजें मैंने तुम्हें दिखाई। अब किससे गला क्या होगा भाई, देखिए वही दक्षिणी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के भूकंप सम्मिलित है। क्योंकि देखिए ये वाला भाग क्या पड़ रहा है हमारा, ये वाला भाग कहाँ पड़ रहा है हमारा, मध्य में पड़ रहा है। भारत कहाँ पड़ रहा है, ये वाला भाग मध्य में पड़ रहा है, मतलब यूरोप वगैरह कहाँ आते हैं, दक्षिणी यूरोप, पूर्व यूरोप में दक्षिणी यूरोप। और तुम्हारा सऊदी अरब, पाकिस्तान, भारत, ये कौन सी पेटी में आते हैं, इस वाली पेटी में आते हैं। चीजों को पढ़ दीजिएगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ बताने वाला है नहीं। देखिए मैंने तुम्हें बताया था, वाला भारत में भूकंप, यहीं पर हम बात करें भारत में। अब भारत में भूकंप किस आधार पर मापा जाता है, मैंने तुम्हें बताया MSK प्रणाली, मैत्रेदेव स्पूर्णन कार्निकल प्रणाली। भारत में भूकंप किस प्रणाली का आधार पर मापा जाता है, ये भारत में भूकंप देखेंगे। भारत में भूकंप का मापन मैत्रेदेव स्पूर्णन कार्निक स्केल के द्वारा मापा जाता है। पॉइंट डाल करके भारत में भूकंप मापन किस प्रणाली का आधार पर होता है भारत में, MSK प्रणाली। पूरा नाम क्या है इसका, हालांकि इसमें लिखा हुआ भी है, साफ नहीं दिया। इस प्रणाली का आधार पर क्या आता है, भारत में भूकंप का मापन होता है। इसमें साफ साफ नहीं लिखा, इसमें यहाँ पे लिख दिया। यदि बात करूँ भाई यहाँ पर भारत को, तो भारत को कितना आधार पर बांटा गया है, देखिए जो हमारा क्या है, भारत है, भारत को
मतलब पहले क्या होता था, जो हमारा क्या प्रायद्वीप भारत है, मतलब ये वाला भारत, जो क्या है हमारा ये वाला भाग है, पहले क्या माना जाता था, इसको सुरक्षित माना जाता था। पहले सुरक्षित माना जाता था। पहले क्या माना जाता था, प्रायद्वीप भारत को भूकंप की दृष्टि से सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि ये वाला क्या है, हिमालय वाला भाग है, यहाँ पर तो प्लेट टकराती रहती थी, यहाँ पर क्या होता था, भूकंप आता रहता था, तो इस क्षेत्र को तो क्या माना था, भूकंप का क्षेत्र माना जाता था। लेकिन ये वाला क्षेत्र है, इसे क्या माना जाता था, प्रायद्वीप भारत वाला ये वाला, इसे भूकंप की दृष्टि से सुरक्षित माना जाता था। अब क्या यहाँ पर रिफ्ट बन गई है, मतलब वैली, नदियाँ जो चलती हैं, मतलब प्रायद्वीप भारत क्या है हमारा, वो पठार है अधिकांश, तो उन पठारों से क्या बहती है, नदियाँ बहती हैं। और वो नदियाँ कई हजारों सालों से बह रही हैं, क्या बह रही हैं, वो नदियाँ कई हजारों सालों से बह रही हैं और एक स्थान पर बहती हैं। अब देखिए, जब नदी का पानी जो चलता रहता है, वो क्या करता है, चट्टानों को काट देता है। तो कई हजारों सालों से पानी चल ही रहा है, तो चट्टानों क्या काट देता है, तो वहाँ पर क्या बन गई, रिफ्ट बन गई है, वैली बन गई है। तो क्या होता है, दरार पैदा होगी, तो इस कारण क्या होता है, यहाँ पर ये क्षेत्र में क्या नहीं है, भूकंप की दृष्टि से सुरक्षित नहीं है। तो लिखेंगे वर्तमान में, यहीं पर एक नोट पॉइंट लिखेंगे, वर्तमान में भारत का कोई भी क्षेत्र, भूकंप की दृष्टि से सुरक्षित नहीं है। भारत का कोई क्षेत्र क्या भूकंप की दृष्टि से सुरक्षित नहीं है, और 4-5 जोन में इसको बांटा गया है। जैसे देखिए, मैं तुम्हें दिखाऊं इन पर, अधिक तीव्रता का भूकंप कहाँ पर आता है भारत में, अधिकांश तीव्रता का भूकंप कहाँ पर आता है, देखिए जोन 5। अब तुम्हें दिख रहा होगा जोन 5 इसमें कहाँ पर है, जोन 5, देखिए इसका चित्र में साफ नहीं दिख रहा, कोई एक चित्र और दिख रहा है। देखिए ये कौन सा, ये आपको रेड वाला कौन सा दिख रहा होगा, रेड वाला जोन 5। यदि आपको इसमें नहीं दिख रहा तो आपको एक बार दिखा दूंगा। ये क्या है हमारा, जोन 5 है। कौन सा, जोन 5 वाला भूकंप है। और यदि इससे थोड़ा ऊपर लाया जाए, जो हमारा ऐसे इस कलर का भूकंप दिख रहा है, ये वाला भूकंप दिख रहा है, ये वाला, ये कैसा है हमारा, ये जोन 4 का है, जोन 4 है। देखिए ये वाला भूकंप है, जो हमारा ये वाला भूकंप है, ये कौन सा है, जोन 4 का भूकंप है। ये वाला कौन सा है, जोन 3 का है। अब जो इससे भी हल्का है, ये कौन सा है, जोन 2 का है। जोन 1 भारत में नहीं पाया जा रहा। अब आपको मैं यहाँ से पूछने लगूँ कि भारत में, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आते कैसे हैं, आप कहोगे भैया इस टेबल से क्वेश्चन किस तरह से आएगा। मैं आपसे पूछूंगा एग्जाम में कि असम वाला क्षेत्र है, क्या असम वाला क्षेत्र, वहाँ पर किस तरह के भूकंप आते हैं, असम किस जोन में आता है भूकंप के। आप कहोगे भैया असम में जोन 5 वाला है, जिसकी बात है ऑप्शन आएगा जोन 4, जोन 5। देखिए एक क्वेश्चन मैं पूछूँ आपसे यहीं पर, असम किस भूकंपीय जोन के अंतर्गत है, असम किस भूकंपीय जोन के अंतर्गत है। ऑप्शन आ जाएगा भैया ए जोन 2, ऑप्शन बी आ जाएगा जोन 3, ऑप्शन सी आ जाएगा जोन 4, ऑप्शन डी आ जाएगा जोन 5। क्या आप बता सकते हैं असम में से किसी जोन के अंदर आता है। आपको देखो भैया, आपको याद करनी है टेबल, क्या करना है, आपको याद कर लेना। आप सीधी बात है, हिमालय के पास वाला क्षेत्र है, जोन 4 और 5 में ही होगा, जाहिर सी बात है। किसमें होगा, जोन 4 और 5 में ही होगा। जो दक्षिण वाला भाग है वो जोन 3 और उसमें होगा। यहीं पर सबसे इंपोर्टेंट क्षेत्र आता है ये वाला, गुजरात का। क्या आता है, गुजरात और राजस्थान वाला भाग आता है। अधिकांश यहाँ से क्वेश्चन आएंगे भी, यहाँ पर कौन से जोन में आता है, राजस्थान और भूकंप का पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी गुजरात किस क्षेत्र में आता है, किस जोन में आता है। बच्चे सोचेंगे कि वहाँ तो काफ़ी मतलब है क्षेत्र पाया जाता है, सुरक्षित क्षेत्र है, इसको जोन 1 या 2 कर देते हैं। वो क्वेश्चन क्या होता है हमारा, गलत हो जाता है। हालांकि कौन से जोन में, जोन 5 और 4 के अंतर्गत है, पश्चिमी गुजरात और पश्चिमी
राजस्थान। तो क्या होती है ऐसे, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आप मुझे बताएं ना, असम किस जोन के अंदर नजर आ रहा है तुम्हें? अच्छा, यहाँ पर आपको जोन 5 के अंदर नजर आ रहा है। कौन सा भैया? जोन 5 के अंदर नजर आ रहा है। ये कौन से जोन है, इन्हें पढ़ लीजिएगा। देखिए जी, इस प्रणाली की बात करें कौन से भैया की, यदि हम बात करें एमएसके प्रणाली की, यहाँ पर एमएसके प्रणाली, यदि यहाँ पर एमएसके प्रणाली की बात करें तो यहाँ पर मैं आपके लिए लिख कर लाया क्योंकि लिखने में काफी टाइम लग जाता है। तो यह स्केल 1964 में आई थी। कब आई थी? 1964 में आई थी। संशोधित मर्केली स्केल पर आधारित है। मर्केली कौन सी स्केल पर? मर्केली स्केल किस आधार पर बनाई गई थी? हानि वगैरह होने के आधार पर बनाई गई थी? नहीं बनाई गई थी। कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने घर गिरे, मैंने आपको पुस्तक और गमले वाला एग्जाम्पल दिया था, वहाँ पर समझाया भी था। तो किस आधार पर? मर्केली स्केल पर। कितने अंक में लिखी हुई है? 1 से लेकर और 12 रोमन, वो भी कितने में? रोमन अंकों में लिखी हुई है। मर्केली स्केल पर आधारित रोमन अंकों में लिखी है। भारत के भूकंपीय क्षेत्र इस आधार पर दर्शाए जाते हैं। कौन सा क्षेत्र मापा जाता है? भारत का भूकंपीय क्षेत्र इस आधार पर मापा जाता है। इसमें कुछ समझाने वाली इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं नहीं। दूसरा क्या आता है यहाँ पर? अब यहाँ पर इसके पॉइंट है, देखिए यहाँ पर क्या है, इसके पॉइंट है। ये नॉट परसेप्टिव है, हल्का भूकंप है, या फिर फेयरली स्ट्रॉन्ग मतलब काफी ताकतवर भूकंप है, इसके पॉइंट होते हैं। पॉइंट ए क्या है? नॉट परसेप्टिव मतलब कुछ जानवर की कुछ हानि नहीं होती। दूसरा क्या आता है? नंबर 3 पर कौन सा जाएगा? हल्का भूकंप। नंबर 4 पर क्या जाएगा? थोड़ा और। 5 पर कौन सा जाएगा? स्ट्रॉन्ग एंड ताकतवर। तो इस तरह से इसके पॉइंट होते हैं। इससे अगला क्या जाएगा भाई हमारा? देखिए मैंने तुम्हें क्या बताए थे? 4 जोन बताए थे। मैंने तुम्हें बताए थे जोन 5 बताया था, 4 बताया था, 3 बताया था, 2 बताया था। तो उन्हीं नंबर में चीजें लेकर आए यहाँ पर कि इस क्षेत्र में एमएस के इससे अधिक तीव्रता के भूकंप आते हैं। मतलब 4 या इससे अधिक तीव्रता के भूकंप कौन से आते हैं? लिखेंगे 4 या अधिक। जोन 5 में कौन से भूकंप आते हैं? मैं आपसे पूछूंगा एक बार, तो आप बताओगे भैया यहाँ पर कौन से आते हैं? 4 या अधिक तीव्रता, या तो 4 हो या 4 से अधिक तीव्रता के भूकंप कौन से आते हैं? जोन उसमें आते हैं, जोन 5 में आते हैं। यह भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र होता है। मतलब क्या होता है? सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र होता है। 4 तीव्रता से अधिक तकड़े भूकंप आते हैं तो किस जोन में रखे जाएंगे? वो जोन 5 में रखे जाएंगे। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया कोई जोन है वहाँ पर कितनी तीव्रता का? 3 की तीव्रता का भूकंप है, तो क्या हम उसे जोन 5 में रख सकते हैं? आप कहोगे नहीं, क्योंकि 4 या उससे अधिक तीव्रता का भूकंप किस जोन में आता है? वो आता है आपका जोन 5 में। कहाँ पर आता है? इंडो तथा ऑस्ट्रेलिया प्लेटों का अभिसरण होता है। यूरेशिया, इंडो ऑस्ट्रेलिया मतलब वही अपने वाला पैसिफिक ओशियन, और जो कौन सा हमारा हिंद महासागर वाला भाग, वहाँ पर कौन सा आते हैं? जोन 5 के अंदर भूकंप आते हैं। यदि हम बात करें जोन 4 की, यही भी एमएस के प्रणाली की तीव्रता के भूकंप आधार पर आते हैं। जोन 5 के निकट है उस तीव्रता के भूकंप आते हैं। यह देखिए कौन सा क्षेत्र अपना यहाँ पर? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, ये वाले क्षेत्र में तुम्हें भी दिखाया था, टेबल में ही दिखाया था। इस टेबल की बात हो रही है यहाँ पर, इस वाले टेबल की बात हो रही है, इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं भैया। जोन 4 में किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं? इस वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ? जोन 4 में वही आया, दिल्ली, राजस्थान, यूपी वाला क्षेत्र। जोन 3 मध्यम श्रेणी भूकंप, इस क्षेत्र में तीव्रता के भूकंप आते हैं। इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ समझाने वाली ऐसी बात है नहीं, क्योंकि ये जो समझाने वाली चीज़ थी उन्हें आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके समझा भी चुका हूँ। ये क्या है हमारा भाई? ये हमारा वर्ल्ड का मैप है, और इस वाले क्षेत्र में ये वाला क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में देखिए तीव्रता के भूकंप आते हैं। मैंने तो बताया क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्वालामुखी भूकंप भी आते हैं, प्लेट टकराते हैं दूसरे, तो ये सब क्या होते हैं? सब कारण होते हैं। तो दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में बताना, और आज क्या होता है भाई हमारा भूकंप चैप्टर कैसा होता है? कंप्लीट होता है। भूकंप क्या होता है हमारा? कंप्लीट। भूकंप चैप्टर क्या हुआ हमारा? आज कंप्लीट हुआ। हम कल क्या करेंगे? इसके
कल क्या करेंगे हम इस चैप्टर के एमसीक्यू करने वाले हैं। बाकी करती है तो दोस्तों मेरा मानना है कि क्लास आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी अच्छी तरह समझ में आए होंगे। आपको क्या करना है, भूकंप के बारे में कल थोड़ा थोड़ा रिवीजन करके आना है, क्योंकि कल हम क्या करेंगे इसके एमसीक्यू करने वाले हैं। दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।